उन्होंने कहा जी कि औरंगजेब बिल्कुल जो है वो टेम्पल वेंडलाइजर था, वो मंदिरों को तोड़ने वाला था और मास मर्डरर था, और इसलिए जो है वो हम इसको बिल्कुल विलन ही समझते हैं। होली के फेस्टिवल के ऊपर मुसलमानों को बाकायदा अपनी मसाजिद को बुरके बना के ढांपना पड़ा। पहले इन्होंने राम मंदिर जो है वो इन्होंने बनाया बाबरी मस्जिद के ऊपर, और अब ये औरंगजेब के जो टूम है उसके पीछे पड़ चुके हैं कि जी कि अगर आप जो है वो इसको लीगली हमें नहीं तोड़ने देंगे तो हम इलीगली भी इसको तोड़ देंगे। जहाँ पे बीजेपी जो कि हुक्मरान जमात है वो इस तरीके से डील कर रही है मुसलमानों के साथ और उनके मॉन्यूमेंट के साथ। और इन्होंने फिर एक रैली निकाली नागपुर के अंदर और उन्होंने कहा जी कि औरंगजेब का जो ये मकबरा है इसको हमने डिमोलिश करना ही करना है। तमाम अक्सर तकरीबन वही बातें जो हमारे यहाँ के कुछ तबकात जो है वो महमूद गजनवी के बारे में या खिलजी के बारे में या गौरी के बारे में या इवन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी करते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सलमान जावेद और आपके सामने आज मैं कुछ नई ताज़ा बात लेकर आया हूँ। इट इज़ अबाउट नागपुर, जो कि इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर नागपुर के अंदर कुछ रॉयट्स जो है पिछले 2 दिन से चल रहे हैं। ये जो दंगा फसाद चल रहा है इसका एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड को हम आज डिस्कस करेंगे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये अचानक इरप्ट हुए और उसके अंदर बेसिकली ये हुआ कि जी कि छावा मूवी जो है उसके रिलीज़ होने की वजह से मसला हुआ है, और उसके बाद फिर जो है वो कुछ लोगों ने औरंगज़ेब का जो मकबरा है, जो उसका टूम है, उसको गिराने की बात की, और उसके साथ साथ कुरान जो है उसको डेसिक्रेट किया गया, यानी उसकी सफ़हात को जो है वो जलाया गया या पूरा कुरान शायद जलाया गया। तो उसके बाद फिर क्लैशेस जो हैं वो इरप्ट होना शुरू हुए। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करें, बनज़र गायर देखें, तो आपको पता चलता है कि इसकी क्रोनोलॉजी और इसकी एक टाइमलाइन है जो तकरीबन मार्च 3 से यानी 3 मार्च से चल रही है, और फिर होते होते ये अभी 17 मार्च को जाके फिर इसके अंदर रॉयट्स जो है वो होना शुरू हुए। कहानी जो होती है उसको हम मार्च 3 से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि मार्च 3 से ऑनवर्ड किस तरीके से क्या क्या मामला हुए। मार्च 3 को ये हुआ कि SP जो समाजवादी पार्टी है उसके MLA हैं अबू आज़मी, उन्होंने क्रिटिक किया, क्रिटिसाइज़ किया छावा जो मूवी है उसको, क्योंकि छावा मूवी जो है इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके रिलीज़ होने की वजह से जिस किस्म की जो एक नफ़रत है वो पैदा की जा रही है स्टोरी टेलिंग के थ्रू और फिक्शन के थ्रू, वो बॉलीवुड का पूरा इम्तियाज़ बनता जा रहा है। आप पहले तो ये कुछ वीडियो और फुटेजेस देखें जिसके अंदर आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो जब छावा मूवी देखकर निकल रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ना सिर्फ नागपुर और औरंगाबाद या इधर के इलाकों में बल्कि ओवरऑल इंडिया के अंदर, तो किस तरीके से उनके अंदर जो है वो एक मुसलमानों के लिए और बिलखसूस मुगल्स के लिए और बिलखसूस इन पर्टिकुलर औरंगजेब के लिए नज़र आती है। आपने देखा कि किस तरीके से जो औरंगजेब के ऊपर ये जो कहानी बनाई गई, और औरंगजेब के ऊपर ये पहली दफ़ा इन्होंने इसको विलेनाइज नहीं किया, पहले भी मूवीज़ के अंदर इसको विलेनाइज करते, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसको डिमोनाइज करने की कोशिश की, और उसका फिर अब हमें एक इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है, और उसका फिर एक पोलिटिकल जो आउटकम है वो ऑब्वियसली बीजेपी और RSS जैसी जो तंजीमें हैं वो उसको पूरा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। सो व्हाट हैपेंड ऑन मार्च 3 को जो समाजवादी पार्टी है उसके जो MLA हैं अबू आज़मी, उन्होंने इसी मूवी को छावा को क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने कहा जी कि औरंगजेब का जो पोर्ट्रेयल है उसके अंदर बिल्कुल सही नहीं दिखाया। औरंगजेब बेसिकली तो जो है वो प्रोटेक्टर था टेम्पल्स का, वो उनको वसाइफ दिया करता, तो ये हिस्टोरिकली एक वैसे प्रूवन बात है। और इंडिया जो है वो औरंगजेब के अंडर जो है वो गोल्डन स्पैरो था, 25% जो पूरे दुनिया का वो उसका GDP जो है वो या 24% वो इंडिया से कंट्रीब्यूट होता था, और वो औरंगजेब के दौर के अंडर था। तो इस बात के ऊपर मार्च 4 को यानी अगले दिन जो है जो मायावती के MLA हैं उन्होंने बेसिकली कहा कि जी के ये जो मसला है, ये जो आज़मी साहब ने बात की है, इसके ऊपर हमें जो है ना चर्चा करना चाहिए, इसके ऊपर हमें जो है वो बात करनी चाहिए असम्बली के अंदर। जो डिप्टी CM थे एकांत शिंदे, उन्होंने कहा जी कि औरंगजेब बिल्कुल जो है वो टेम्पल वेंडलाइजर था, वो मंदिरों को तोड़ने वाला था और मास मर्डरर था, और इसलिए जो है वो हम इसको बिल्कुल विलन ही समझते हैं। उसने शिंदे ने ये भी डिमांड किया जो आज़मी है इसको सस्पेंड किया जाए असम्बली से, और इसकी स्टेटमेंट को ट्रीजनस करार दिया गया कि इसको गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने असम्बली जो है वो एडजर्न कर दी, और उसके बाद फिर कुछ वर्बल जो है वो अल्टरकेशंस भी उसके अंदर हुई। जो अपोजिशन है
उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे देखा, यानी उन्होंने कहा जी बीजेपी जो है इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेल रही है। आज़मी लेकिन जो है महाराष्ट्र की असेंबली से उनको सस्पेंड किया गया बजट सेशन के दौरान। इसका मतलब है कि ये प्रेशर जो है वो काम कर गया, बल्कि ये ऑलरेडी एक प्री प्लान लग रहा था कि किसी तरीके से कोई इसके ऊपर बात करे और उसको फिर एक पॉलिटिकल इशू बनाए। मार्च 5 को फिर हम आते हैं, यानी मार्च 3 और मार्च 4 को ये हुआ। मार्च 5 को क्या हुआ कि जो सीएम है यूपी का योगी आदित्यनाथ, बड़ा मशहूर, वो बेसिकली उसने अटैक किया आज़मी को यूपी असेंबली के अंदर। उसने कहा जी कि आज़मी को आप यूपी भेजें ट्रीटमेंट के लिए, यानी ट्रीटमेंट के लिए उसने कहा। और उसने कहा कि आज़मी जो है वो इंडिया में रहने के लायक भी है कि नहीं है, यानी क्वेश्चन किया उसके रहने को। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से ये एस्केलेट कर रहे हैं। और एक सिटिंग एमएलए जो कि एक समाजवादी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है इंडिया की, उससे ताल्लुक़ रखता है, उसने एक अपना मौक़िफ़ दिया। तो उसके ऊपर किस तरीके से ये सारे के सारे गैंग बना के टूट पड़े और किस तरीके से उसको कॉर्नर करना शुरू किया। और इस पूरे तनाजुर में आपको कांग्रेस की जो बिल्कुल मरमर करती हुई आवाज़ नज़र आएगी, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे कांग्रेस के। ये लोग जो है अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं वहाँ पे, जो भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या जो भी इसके लिए खड़ा हुआ है। ये जो आपने मूवी बनाई है, इसकी वजह से जो हिंदू हैं उनके अंदर एक हेट्रेड जो है वो नज़र आ रहा है, मुसलमानों के अंदर उभर के सामने आ रहा है। कम्युनल हार्मनी जो है उसको आप बेसिकली जो है वो जेपटाइज कर रहे हैं। इसका एक नज़र हमें अभी देखने को ये भी मिला कि वैसे तो हर दफ़ा ही किसी न किसी फेस्टिवल के ऊपर मुसलमानों के ऊपर हमले होते थे, लेकिन इस बार होली के फेस्टिवल के ऊपर मुसलमानों को बाकायदा अपनी मसाजिद को बुरके बना के ढांपना पड़ा। और उसके फुटेजेस इस वक्त आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और ये सिर्फ इसलिए हुआ ताकि मुसलमान ये शो कर सके कि जी यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं, मतलब इमेजिन कि पूरी मसाजिद को उनको ढांपना पड़ा, बुरके बनाने पड़े, ताकि वो किसी तरीके से इस सारे मेहनत से जो है वो अपने आप को जान बचा सकें। मार्च 7 को क्या हुआ? मार्च 7 को जो बीजेपी के एमपी हैं भोसले, उन्होंने औरंगजेब को कहा कि जी कि उसके टूम को डिमोलिश किया गया। फ्रॉम हेयर दिस एक्चुअली द इशू स्टार्टेड मार्च 7 को। और उसमें उसने कहा जी कि औरंगजेब जो है ये एक चोर था, थीफ था, और इसने रॉब किया इंडिया को, और इन्वेडर था ये यहाँ पे। तमाम अक्सर तकरीबन वही बातें जो हमारे यहाँ के कुछ तबकात जो है वो महमूद गजनवी के बारे में या खिलजी के बारे में या गौरी के बारे में या मुगल्स के बारे में करते हैं, या इवन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी करते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टोन जो है वो आपको बीजेपी की तरफ से नज़र आती है औरंगज़ेब के बारे में। हालांकि औरंगज़ेब का बाप जो था, जो परदादा था बाबर, वो बेसिकली जो था वो बाहर से आया था। औरंगज़ेब तो बेचारा पैदा ही यहाँ पे हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि जी के जो लोग भी टूम के बारे में बात करते हैं औरंगज़ेब की, वो उसको अपने घर ले जाएं। और कहा कि जी कि ये कोई हिंदू मुस्लिम वो नहीं है, मसला नहीं है, ये सारा का सारा जो औरंगज़ेब को बस हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, और शिवाजी का जो रोल है उसको हम बेसिकली हाईलाइट करना चाहते हैं। और उसने नितेश राणे का जो क्लेम है उसको भी काउंटर किया कि जी और ये जो शिवाजी की जो आर्मी थी इसके अंदर मुसलमान फ़ौजी मौजूद थे। तो यानी इनके अपने अंदर भी ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है, ये आपको नज़र आती है। फिर मार्च 10 आता है। मार्च 10 के अंदर जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, ये जो महाराष्ट्र का सीएम है, ये बेसिकली टूम डेमोलिशन को सपोर्ट करता है। और उसके बाद कहते हैं जी कि गवर्नमेंट जो है उसके सिर्फ हाथ इसलिए बंद है क्योंकि इसको कांग्रेस ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर डलवा दिया था, एएसआई का जो इनका एक कानून है उसके अंडर। तो ये बेसिकली आपको नज़र आता है कि सीएम जो है महाराष्ट्र का वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। फिर मार्च 11 को जो नितेश राणे, उसने अगेन ये कहा जी कि हम अगर इसको लीगली ना तोड़ सके तो हम इसको सीक्रेटली तोड़ देंगे। और हमने जिस तरीके से बाकी इंक्रोचमेंट्स के बारे में काम किया, हम इसको भी उसी तरीके से हैंडल करेंगे। और बीजेपी के पास पूरे 5 साल इस वक्त मौजूद हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के। सो देयर इज़ अ थ्रेट एज वेल कि जी कि अगर आप जो है वो इसको लीगली हमें नहीं तोड़ने देंगे तो हम इलीगली भी इसको तोड़ देंगे। तो दिस इज़ द कंडीशन ओवर देयर इन पॉलिटिकल एरेना, जहाँ पे बीजेपी जो कि हुक्मरान जमात है वो इस तरीके से डील कर रही है मुसलमानों के साथ और उनके मॉन्यूमेंट के साथ। मार्च 12 को जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, ये बेसिकली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी की एलआई है उससे इसका ताल्लुक है। इसने कहा जी कि रिस्ट्रेन करें आप लोग, जो है मतलब आपस में मिलकर बैठे हैं, कम्युनल हार्मनी की इसने बात करने की कोशिश की। इसने कहा जी कि ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, और इसने बेसिकली डेमोलिशन के खिलाफ नजर आया। तो इसकी स्टेटमेंट सामने आई। मार्च 13 को यानी अगले दिन जो है वो फिर शिवसेना के जो यूबीटी यानी जो ये है उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी शिवसेना का एक फैक्शन है,
उसके बेसिकली एक जो संजय राउत हैं उन्होंने भी अपोज किया डेमोलिशन को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने कहा जी कि ये महाराष्ट्र की रेजिस्टेंस को करता है कि औरंगज़ेब जो वो अपनी साइड से अपने एंगल से आया कि औरंगज़ेब जो है वो शिवाजी को सबड्यू नहीं कर सका था, तो लेट औरंगज़ेब रेस्ट ओवर हेयर और हम इसको एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस दिखाएंगे कि बावजूद औरंगज़ेब अपनी माइट के हमें सबड्यू नहीं कर सका था। सो ही केम फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव बट ही वांटेड टू कीप द टूम ओवर देयर, और वो नहीं चाहता था कि जो टूम है उसको डिमोलिश किया जाए। लेकिन अगले दिन मार्च 14 को रावत जो है उसने बीजेपी को भी जो है वो कहा कि ये एक्सप्लॉइट करिए अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और उसने कहा जी कि फार्मर सुसाइड्स जो हो रहे हैं ये क्या औरंगज़ेब की वजह से हो रहे हैं या बीजेपी का जो गवर्नेंस का मॉडल है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, इकॉनमी का बुरा हाल हो रहा है, ये क्या औरंगज़ेब की वजह से है। तो वो बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने असल इशूज़ से और सिर्फ हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर चलना चाहते हैं। तो मार्च 16 को फिर जो एक RPIA है, चीफ RPIA का एक तंजीम है, उसका जो चीफ है रमाज अथालवे, उसने कहा जी कि टूम को रिमूव करने का कोई पर्पस जो है वो हमें समझ में नहीं आता। और उसने भी कहा कि जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए। मार्च 17 जो है जिस दिन ये सारा फिर कुछ हुआ, वायलेंस जो है वो फिर इरप्ट हुए और उसमें नागपुर के अंदर एक कंट्रोवर्सी ढली की जो चावा मूवी जो है उसकी वजह से लोगों ने जो है बाहर निकल के औरंगजेब के जो एफिजी है उसको उन्होंने जलाया। उसके बाद फिर ये र्यूमर फैली की जी कि शायद जो है वो वहाँ पे कुरान जो है उसको डेसिक्रेट किया गया और उसकी वजह से फिर वायलेंसेस जो है वो इरप्ट हुए, जिसके अंदर काफ़ी लोग जो है वो इंजर भी हुए, कुछ लोगों के मरने की भी इतलात हैं। और VHP जो है विश्व हिंदू परिषद जो कि बजरंग दल का एक सिस्टर कंसर्न है और ये दोनों बेसिकली बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इन्होंने फिर एक रैली निकाली नागपुर के अंदर और उन्होंने कहा जी कि औरंगज़ेब का जो ये मकबरा है इसको हमने डिमोलिश करना ही करना है। अच्छा, उसकी वजह से फिर उसके बाद फिर र्यूमर्स निकली जी कि इन्होंने एफिजी तो जलाई औरंगज़ेब की, इन्होंने कुरान को भी डिसेक्रेट किया और उसके बाद फिर क्लैशेस स्टार्ट हुए। जो क्लैशेस हैं ये कोटवली और फिर उसके बाद जो है गणेश पथ इधर तक स्प्रेड हुए। तकरीबन 1000 के करीब लोग जो है वो इसके अंदर इंगेज्ड हुए और इसके अंदर काफ़ी लोग जो है वो इंजर भी हुए और उसके कुछ कैजुअलिटीज़ की जैसे मैंने कहा कि खबरें भी हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताते चलें कि औरंगाबाद जो है इसको इन्होंने रीनेम कर दिया हुआ है और ये तकरीबन नागपुर से 310 किलोमीटर के फासले पर है। नागपुर बताते खुद जो है ये इंडिया का महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल है और इंडिया का विंटर कैपिटल कहलाता है। सो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इस तरह की, ये हार्ट ऑफ इंडिया कहलाया जाता है इसकी लोकेशन इस किस्म की। सो वायलेंस यहाँ पर होना ये काफ़ी बड़ी ख़तरे की बात है इंडिया के लिए बताते खुद। उसके साथ साथ औरंगाबाद जो से 310 मील के फासले के ऊपर है, वहाँ पर बेसिकली ये मकबरा मौजूद है और औरंगाबाद जो है इसको बेसिकली इन्होंने रीनेम कर दिया था 2020 के अंदर छत्रपति शिवाजी नगर के नाम से। और उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कम्युनल हार्मनी जो है उसको बेसिकली इन्होंने डेंट खुद डाला और अब आहिस्ता आहिस्ता उसी के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को खेल रहे हैं। सो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक ये है कि ऑब्वियसली बीजेपी इसके ऊपर अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है और वही पॉलिटिक्स जिसके अंदर हेट्रेड है, रेसिज्म है, जो माइनॉरिटीज़ हैं स्पेशली मुस्लिम्स उनकी टारगेटिंग है, मुसलमानों के जो अकाबरीन है, मुसलमानों के जो एंसेस्टर्स हैं उनको डिमोनाइज करने की पॉलिसी है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, फिल्म मेकिंग के थ्रू, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए और आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर करने की उनकी एक पॉलिसी है कि किसी तरीके से मुसलमानों का जो नामो निशान है वो यहाँ से मिट जाए, जितनी भी बातें हैं वो मुसलमानों की ख़त्म हो जाए यहाँ से। और औरंगज़ेब का तक मकबरा जो है ये उसका शायद एक नया कदम है। पहले इन्होंने राम मंदिर जो है वो इन्होंने बनाया बाबरी मस्जिद के ऊपर और अब ये औरंगज़ेब के जो टूम है उसके पीछे पड़ चुके हैं। तो ये एक ताज़ियाना है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि वो इस वक्त किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, उनका फ्यूचर क्या है और कांग्रेस का इसमें ख़ास तौर पे किरदार वो क्या है, उसकी जो खामोशी है, उसकी जो एक आप कह लें कि एक घिघियाई हुई ज़ुबान है वो किस तरीके से सामने नज़र आती है, ये भी आप लोगों के लिए एक लेसन है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए एक इसके अंदर सबक है, वो ये है कि जब आप किसी और जगह पे आग लगाने की बात करते हैं, किसी और मुल्क के अंदर जाके आप टेररिज्म करते हैं, किसी और मुल्क के टेररिज्म को आप शह देते हैं, उसको फंड करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो आप ये भी याद रखें कि उसका एक
कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आपके अपने मुल्क के ऊपर भी आ सकता है और आ रहा है। और हमें सामने नज़र आ रहा है कि नागपुर के वायलेंसेस हों या मणिपुर के अंदर जो है वो वायलेंस हो या वो आसाम के अंदर कोई मसला हो या वो खालिस्तान के हवाले से कोई मसला हो या कश्मीर के हवाले से कोई मसला हो, कि तमाम चीज़ें इसीलिए इरप्ट होती हैं क्योंकि आप दूसरी जगहों के ऊपर जाके इस किस्म की हरकतें करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।